नमस्कार, मैं कुर्बान अली। सियासत में आज बात करेंगे विपक्षी एकता की। पिछले सप्ताह ममता बनर्जी के चुनावी प्रबंधक रहे प्रशांत किशोर ने मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से मुलाकात की। शुक्रवार 11 जून को उन्होंने 11 बजे दोपहर से लेकर के 2 बजे दोपहर तक यानी 3 घंटे लंबी चर्चा की और उसके बाद खबरें आईं कि शायद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के प्रयासों को मजबूत करने के लिए और एक नया विकल्प भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तैयार करने के मकसद से ये बैठक थी। हालांकि प्रशांत किशोर अभी तक किसी राजनीतिक भूमिका में नहीं आए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद 2 मई को उन्होंने कहा था कि अब जो चुनावी रणनीतिकार का उनका रोल होता था वो उससे आज़ाद हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं और अब वो ये रोल नहीं निभाएंगे। हालांकि इसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया है और अभी तक इस बात की ना तो कोई पुष्टि हो सकी है और ना कोई खंडन आया है कि प्रशांत किशोर की पंजाब चुनाव में क्या भूमिका होगी भी या नहीं और क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। बहरहाल विपक्षी एकता की अगर बात करें तो आज राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादातर राज्यों में भी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बिखरा हुआ है और इस बात की अभी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं नज़र आती कि 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव या कहें तो आम चुनावों के समय विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा। मोटे तौर पर इस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए जो कि तकरीबन मरणासन स्थिति में है, यानी उसका कोई वजूद कहीं दिखाई नहीं देता सिवाय इसके कि जब संसद का सत्र चलता है तब 1-2 बार यूपीए की बैठक होती है या किसी ख़ास मुद्दे पर राष्ट्रपति के पास जाना होता है तब यूपीए के नेता इकट्ठे होकर राष्ट्रपति भवन जाते हैं या कोई संवाददाता सम्मेलन करते हैं। लेकिन पिछले 7 वर्षों में यूपीए और उसके सहयोगी दलों या कहें तो लाइक माइंडेड पार्टी की तरफ से जो रोल हो सकता था वो वैसा रोल दिखाई नहीं देता। कहा यह जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी की शायद इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फ़िलहाल कोई विपक्षी मोर्चा बनाया जाए। इसलिए जो बाकी दल हैं जिनमें से कुछ दल यूपीए में शामिल भी हैं, मसलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसके नेता शरद पवार हैं, लेकिन इसके अलावा मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं और ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद ये आवाज़ एक बार फिर बुलंद हुई है कि वे यानी ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकती हैं या भारतीय जनता पार्टी का एक विपक्षी विकल्प हो सकती हैं। लेकिन उस विकल्प के लिए क्या कुछ विपक्षी दलों को करना होगा वैसा होता हुआ विपक्षी दलों की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। हालांकि दक्षिण में स्टैलिन जो कि हाल ही के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनकी भी अपनी एक भूमिका हो सकती है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, उनकी भी एक भूमिका हो सकती है। बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक स्वास्थ्य कारणों से कहा जा रहा है कि वो कोई बड़ी भूमिका निभाने की हैसियत में नहीं है और शायद बहुत जल्दी वो राजनीति से रिटायरमेंट ले लें। हो सकता है राज्य के अगले विधानसभा चुनावों तक वो अपना रिटायरमेंट घोषित कर दें और अपना कोई उत्तराधिकारी भी घोषित कर दें। तो अब विपक्ष का नेता कौन हो सकता है? ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी के अलावा जो 3-4 नाम लिए जा सकते हैं उनमें एक तो सबसे बड़ा नाम इस वक्त ममता बनर्जी का है, दूसरे नंबर पर स्टैलिन है और तीसरे नंबर पर शरद पवार हैं। उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती या अखिलेश यादव
या बिहार में तेजस्वी यादव, उनके बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों में कोई स्वीकार्यता हो सकती है, कोई एक्सेप्टेंस हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई न्यूक्लियस बनना बहुत ज़रूरी है जिसको एक राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेंस हो और वो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। माहौल काफ़ी साजगार है। यहाँ ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि जिस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, उनका प्रचंड बहुमत था, 410 सीटें वो जीत करके आए थे और 2-2.5 साल बाद ही उनका तिलिस्म जब टूटने लगा था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह एक विकल्प के रूप में उभरे थे। हालांकि उस वक्त उनकी शक्ति बहुत कम थी, 10-12 सांसदों से ज़्यादा उनके साथ नहीं थे जो कांग्रेस से उनके साथ छोड़ करके आए थे, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद सईद, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक, रामधन, विद्याचरण शुक्ला वगैरह वगैरह शामिल थे। लेकिन जब वीपी सिंह जनता के बीच गए और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनने लगा तो वामपंथी दलों ने भी और दक्षिणपंथी दलों ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको अपना समर्थन दिया। और 1989 में जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तो हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 200 से ज़्यादा सांसद जीतकर राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन चूँकि उनके साथ बहुमत नहीं था और बहुमत वीपी सिंह के साथ था क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था, वामपंथी दलों का भी समर्थन था और जो राष्ट्रीय मोर्चा उन्होंने बनाया था उसमें भी 4-5 ऐसे दल थे जिनके सदस्यों की संख्या काफ़ी थी, जिनमें तेलुगु देशम, डीएमके, कांग्रेस पार्टी का एक अलग गुट जो उन्नी कृष्णन के नेतृत्व वाला गुट था वो, और इन लोगों ने मिल करके एक ऐसी सरकार बनाई जो ज़्यादातर चल तो नहीं सकी, 1-1.5 साल में ही गिर गई। उसके अनेक कारण थे, लेकिन लोगों को लगा, देश को लगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प हो सकता है। तो इसलिए अभी विपक्षी दलों की अपनी साख का संकट है, उन्हें ये साबित करना है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प दे पाएंगे या नहीं। बहरहाल कवायदें तेज़ हो गई हैं, नतीजा क्या रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो सियासत में आज इतना ही। नमस्कार।